वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास। ई कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन का अगला अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं हम विशेष हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हम सभी ने देखा होगा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता या चल नहीं सकता। तो ये एक शारीरिक अपंगता है। तो हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनकी क्या खास ज़रूरतें होती हैं और उनमें ऐसी क्या बात होती है, विशेषताएं होती है जिससे वो दूसरों से अलग खड़े हो सकते हैं, भीड़ से अलग खड़े हो सकते हैं। तो हम ऐसे लोगों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो ऐसी एक व्यक्ति थी हेलेन केलर जी। ये एक अमेरिकी व्याख्याता थी, राजनीतिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने कई सी किताबें लिखी हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये देख नहीं सकती थी और ये बधिर थी, यानी कि शी वॉज ब्लाइंड एंड डेफ। तो जो हम इन्होंने एक अकम्पलिशमेंट भी, इन्होंने बहुत एक ऊंचा स्थान भी प्राप्त किया है। इन्होंने कला में स्नातक डिग्री पाने वाली ये पहली व्यक्ति थी। जी हाँ, ये पहली व्यक्ति थी जो देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी, फिर भी इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। तो हम आज इनका एग्जाम्पल ले रहे हैं और इस बारे में सीख रहे हैं कि लोग कैसे अपनी जीवन जीते हैं अपंगता होने के बाद भी। तो हमने अभी एग्जाम्पल देखा हेलेन केलर का। तो इस पे ये प्रश्न बनता है कि हेलेन केलर कहाँ से अपंग थी या कैसे असमर्थ थी। तो वो देख नहीं सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी। तो जाहिर सी बात है, अब आपके दिमाग में कई सवाल आ रहे होंगे कि जब वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, तो उन्होंने अपनी शिक्षा कैसे पूरी की। तो चलिए हम इसके बारे में आज थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि जो अपंग लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते या जो मुखबधिर होते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं स्टोरी आज ब्रेल लिपि की। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ब्रेल लिपि क्या है और उसे किसने विकसित किया। ठीक है, तो लुई ब्रेल नाम का एक व्यक्ति था। जब वो छोटे थे तब उन्हें खेलते खेलते कोई चोट लग गई थी, जिस वजह से वो देख नहीं पाते अब। तो हुआ क्या, जब उन्हें ये चोट लगी थी तब कुछ समय तक उन्हें, वो असमर्थ थे शिक्षा में, अध्ययन में उनसे नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किलें आ रही थी। कोई उनको बोल के सुना था, फिर उसको उनको अध्ययन करना पड़ता। तो इसमें बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी, हम यहाँ देखते हैं। तो जब वो छात्र थे वो बहुत ही होशियार थे और उन्हें अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी थी। एक बार एक कप्तान ने, सेना के कप्तान ने उन्होंने बताया कि एक 12 डॉट वाली लिपि उन्होंने बनाई है, एक भाषा ऐसी बनाई है उनने, जो कि लोग देख नहीं सकते, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे वो प्रभावित हुए थे अपनी लिपि बनाने में। उन्हें वो जो 12 डॉट वाली लिपि थी, कितने डॉट थे, 12 डॉट वाली जो लिपि थी, उन्हें वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगी, काफ़ी असमर्थ थे वो इसे समझने में, क्योंकि इसमें 12 डॉट थे। वो अलग अलग 12 डॉट्स को कैसे पढ़ेंगे और कैसे याद रखेंगे और कैसे समझेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई और ऐसी लिपि या भाषा बना सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो लुई ब्रेल के दिमाग में जब ये बात आई तब उन्होंने अपनी 6 डॉट वाली लिपि बनाने का सोचा। बहुत समय लगा, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद उनकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई और इसी वजह से उन्हें लुई ब्रेल को ब्रेल लिपि का पिता कहा जाता है। तो अभी हमने देखा कि ब्रेल लिपि के पिता कौन है, उसमें कितने डॉट हैं। तो हम ये ना लिखकर, 12 डॉट तो थे उस सेना के कप्तान वाली लिपि में, लुई ब्रेल की लिपि में कितने डॉट्स हैं, हैं कितने, हैं। तो स्टूडेंट्स, लुई ब्रेल की लिपि में 6 डॉट्स हैं और जो लिपि है उसकी अलग ही व्याकरण है, मतलब अलग ही व्याकरण है, और जो भी वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं वो सब अलग अलग अपने रोल प्ले करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम देखेंगे ब्रेल लिपि को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने चित्र रख रखा है। ये स्लेट है और इस स्लेट के ऊपर एक प्लाई का टुकड़ा रखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें काफ़ी डॉट्स हैं। और यहाँ पे रखी है ये पेन स्टाइलस, जिसमें एक नुकीली पेन की तरह ही दिख रही है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करती है, स्लेट और स्टाइलस कैसे काम करती है। तो जो स्लेट है बच्चों, इस पे हमको ये प्लाई का टुकड़ा रखना है। अब आप देख सकते हैं इस प्लाई के टुकड़े पे कई सारे डॉट हैं। तो हर डॉट हर एक अक्षर को रिप्रेजेंट करता है, हर एक अक्षर को दर्शाता है। तो हम देखते हैं इसके बारे में। जो स्टाइलस है, इसको यहाँ पीछे से, प्लाई के पीछे से इस पे इसकी नोक से इसमें छेद किए जाते हैं, और छेद किए जाते हैं तो उसमें अक्षर वैसे लिखे जाते हैं। अभी हमने देखा था कि इस प्रकार से ब्रेल लिपि लिखी जाती है, हमने ये एग्जाम्पल देखा था। तो इसी तरीके से
जो लोग असमर्थ हैं देखने में, वो इस पे जो छेद होते हैं उसे अपने हाथों से स्पर्श करके पहचानते हैं कि उधर क्या लिखा है, और इस तरह से वो अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, अभी हमने ये पढ़ा इसके बारे में कि जो पेन है जिससे प्लाई में छेद किए जाते हैं उसे बोलते हैं स्टाइलस, और जो कार्डबोर्ड है और जो प्लाई है इसे मिलाकर के हम बोलते हैं स्लेट। तो स्लेट और स्टाइलस की मदद से जो लोग देखने में असमर्थ हैं वो अपना अध्ययन करते हैं। अब हम पाठ के दूसरे अध्याय पे आते हैं। हमने कई बार ऐसे लोग देखे हैं जो इशारों में बात करते हैं या जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते। वो कौन सी भाषा यूज़ करते हैं? हमने देखा जो लोग देख नहीं पाते वो तो ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं, स्टाइलस और स्लेट का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और फिर इससे वो अध्ययन करना सीखते हैं। तो अब हम देखेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो कि बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग भाषा यूज़ करते हैं सांकेतिक भाषा, यानी कि साइन लैंग्वेज। इसे साइन लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कौन से लोग उपयोग करते हैं? जो मूक और बधिर लोग होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। द म्यूट एंड डेफ यूज थे। तो अब हम देखते हैं सांकेतिक भाषा के बारे में। जैसे हमने बताया था पहले कि ब्रेल लिपि की खुद की व्याकरण होती है। तो ब्रेल लिपि की तो खुद की व्याकरण, ब्रेल लिपि एक ही भाषा है, इसमें अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इसको यूज़ नहीं किया जाता, इसको अलग अलग देशों में अलग तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। पर जो सांकेतिक भाषा है इसकी आप देखें व्याकरण के साथ पूर्ण तरह से विकसित प्राकृतिक भाषा है ये, और हर देश में अलग अलग जो है सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल होता है, अलग अलग साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं, कुछ हमने यहाँ उदाहरण देखे हैं। इस तरीके से ये लोग वेव करते हैं, हेलो बोलते हैं। इस तरीके से ये लोग गुड बाय बोलते हैं, और इस तरीके से ये लोग प्लीज़ बोलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ लिखा है ए और अ, ए और अ दोनों इस तरीके से डिनोट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही बाकी पूरी यहाँ पर पे पूरी वर्णमाला दी गई है। ऐसे करके आप अपना नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हम आते हैं एक छोटी सी बीमारी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जिसका नाम है मस्तिष्क पक्षाघात, यानी कि सेरेब्रल पैल्सी। अब हम इसके बारे में, ये तीसरा अध्याय है इस पाठ का, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ये क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक दिमाग का चित्र बना हुआ है। तो हम देखते हैं ये जो चित्र है इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी होती है। यहाँ ये 3 डॉट्स मैंने बनाए हैं, ये वो खराबी दर्शाते हैं। तो जो सेरेब्रल पैल्सी है इसमें क्या होता है, दिमाग का वो हिस्सा जो कि शरीर पे नियंत्रण रखता है, जो कि हमारे हाव भाव पे भी नियंत्रण रखता है, काबू रखता है, वो काम करने में असमर्थ होता है। तो जब वो असमर्थ होता है तब वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा धीमे काम करते हैं, उनका दिमाग थोड़ा सा धीरे काम करता है। हमने कई बार ऐसे लोगों को देखा भी होगा। ऐसे लोगों के लिए अलग अलग अस्पताल भी बने हुए हैं। तो मस्तिष्क पक्षाघात का जो उल्लेख है उन अवस्थाओं के समूह के लिए किया जाता है जो गतिविधि और हाव भाव के नियंत्रण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ऐसी गतिविधियां जो हम अपने आप से करते हैं वो इसे प्रभावित करते हैं, और वो लोग इन्हें करने में असमर्थ होते हैं जो कि इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हमने ये चीज़ पढ़ी। और अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इनके लिए बहुत सारे व्यायाम आते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यायाम आते हैं जिनकी मदद से धीरे धीरे ही ये ठीक हो जाते हैं। पूरी तरह से नहीं, पर धीरे धीरे। और ठीक होने के बाद भी इनकी गति एक सामान्य मनुष्य के गति को मैच नहीं कर सकती उस पर। तो हमने आज क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? हमने सबसे पहले पढ़ा था हेलेन केलर जी के बारे में। तो अब आप मुझे हेलेन केलर जी पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि वो कौन थी, वो किस चीज़ से असमर्थ थी, और उन्होंने अपनी किस चीज़ में डिग्री प्राप्त की थी, जो स्नातक डिग्री थी वो किस चीज़ में प्राप्त की थी। इनके बारे में और सवाल ये बनते हैं कि ये किस काम के लिए प्रसिद्ध है। तो इनके कुछ प्रसिद्ध काम हैं, जैसे कि द प्राइड एंड प्रेजुडिस, ऐसी कुछ इन्होंने किताबें लिखी है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। द लिटिल वुमेन, प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो ये अगर सवाल आते हैं तो आप इसका जवाब ऐसे लिख सकते हैं, ये इनके प्रसिद्ध कामों में से एक है। दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ब्रेल लिपि क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रेल लिपि वो लिपि है जिससे जो बधिर और जो देखने में असमर्थ लोग हैं वो उससे अध्ययन करते हैं और उससे बात करते हैं। अब ब्रेल लिपि के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि वो कैसे लिखी जाती है और किस पे लिखी जाती है। तो हमने यहाँ पर पे देखा था
कि ब्रेल लिपि स्लेट और स्टाइलस की मदद से, यानी कि जो नुकीली पेन है और जो स्लेट है, जो यहाँ पर पिपलाई है, उसकी मदद से लिखी जाती है। अब ब्रेल लिपि कैसे लिखी जाती है? ब्रेल लिपि को ऐसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको, 6 डॉट्स होते हैं, 6 डॉट्स होते हैं, 12 नहीं, 12 थे उन कप्तान की लिपि में, पहले भी ये चीज़ बताई थी। तो जो 6 डॉट होते हैं, उन 6 डॉट की मदद से अलग अलग वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो लिखे जाते हैं। और इसे स्पर्श करके, ये जो स्टाइलस की मदद से, जो पेन है जिसे स्टाइलस कहते हैं, इसकी मदद से जो छेद किए जाते हैं उसे स्पर्श करके हर एक अक्षर हम पढ़ सकते हैं। तो हमने इसके बारे में ये पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऐसे लोगों के बारे में जो बोल या सुन नहीं सकते, मूक और बधिर लोग। और वो किससे बात करते हैं? सांकेतिक भाषा से, यानी कि साइन लैंग्वेज से। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि जो मूक और बधिर लोग हैं वो कैसे बात करते हैं, या उनकी लैंग्वेज को, भाषा को क्या बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने इधर ये भी पढ़ा था कि जो सांकेतिक भाषा है इसकी एक अलग ही विकसित, पूरी ही विकसित व्याकरण है अलग से। और ये भी पढ़ा था कि सांकेतिक भाषा हर देश में अलग है। जैसे हमारी भारत की भाषा अलग है, बाहर यूएस की भाषा अलग है, वैसे ही सांकेतिक लोग जो होते हैं, जो इशारे इस्तेमाल करते हैं, उनकी भाषा भी अलग होती है, हर देश में अलग होती है। और हमने फिर पढ़ा था सेरेब्रल पैल्सी के बारे में, यानी कि मस्तिष्क पक्षाघात के बारे में पढ़ा था। अब ये जो लोग होते हैं जिनको ये बीमारी होती है, अब ये कैसे बात करते हैं या कैसे जीवन यापन करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं वापस से। तो जो दिमाग का जो हिस्सा होता है जो हमारी शरीर पर नियंत्रण करने में मदद करता है, इन लोगों का वो हिस्सा थोड़ा कम विकसित होता है, या किसी न किसी वजह से कुछ खराबी होती है उसमें। तो ये जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे व्यायाम करके, अलग अलग दवाइयों की मदद से वापस से एक सामान्य जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। पर अब तक, आज तक की जो दिनांक है उस तक में हम ये देखते हैं कि अभी तक इसका कोई वो मिला नहीं है, जोड़ नहीं मिला है, कोई उपाय नहीं मिला है ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए। अभी तक सिर्फ इनका एक यही उपाय बताया गया है कि ये लोग व्यायाम से ठीक हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू टेल अस कि मस्तिष्क पक्षाघात क्या होता है और इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं ऐसे लोगों को ठीक करने में। So students, thank you. That's all for today. We'll meet in the next class.